ये है पंडित रुद्रनाथ का घर। पंडित जी का देहांत हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए घर में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। कुछ लोग पंडित जी के बारे में बातें कर रहे हैं। ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। सही कह रहे हो भाई, पंडित जी के 4 जवान बेटे हैं और 1 लड़की। 3 लड़कों के विवाह हो चुके हैं, केवल 1 लड़का और लड़की कुंवारी है। संपत्ति भी काफी छोड़ी है पंडित जी ने। 1 पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और सुना है 20,000 नकदी भी है। पंडित जी के 4 लड़के एक से एक सुशील है और तीनों बहुएं भी एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी हैं। लेकिन पंडित जी बताया करते थे सारा घर पंडित जी की पत्नी कालिंदी के इशारों पर चलता है। पंडित जी का सबसे बड़ा बेटा सोमनाथ सरकारी दफ्तर पर नौकर था। दूसरे नंबर का बेटा विजयनाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और औषधालय खोलने की फिराक में था। तीसरा बेटा अमरनाथ बीए पास करके अनमोल विचार लिखता था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा बेटा रामनाथ चारों में सबसे कुशाग्र, बुद्धिमान और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। शाम का समय था। पंडित जी को मरे आज 12वां दिन था। कल 13वीं है। ब्रह्म भोज की तैयारियां हो रही थी, जिसके लिए घर में सामान आ रहा था। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टीन आ रहे हैं, दालें, तेल, न जाने क्या क्या आ रहा था। और ये सब कालिंदी अपनी कोठरी में बैठकर देख रही थी। अच्छा, आटा 3 ही बोरे क्यों लाया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी में भी 5 ही कनस्तर हैं। उसने तो 10 कनस्तर मंगाए थे। इसी तरह सब चीजों में ही कमी की गई होगी। 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में कालिंदी की बात सर्वमान्य थी। पंडित रुद्रनाथ भी उसके विरुद्ध कुछ न करते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वो कैसे स्वीकार कर सकती थी? कुछ देर के बाद वो बाहर आती है। क्या आटा 3 ही बोरे लाए? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी भी 5 ही टीन मंगवाया। तुम्हें याद है, मैंने 10 कनस्तर कहा था। हम लोगों की सलाह 3 ही बोरे की हुई है और 3 बोरों के लिए 5 टीन घी काफी था। इसी हिसाब से सब चीजें कम कर दी गई हैं। किसकी राय से आटा कम करवाया गया है? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कुछ नहीं है। है माँ, क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं ना। क्या कहा तूने? तुम्हारा हानि लाभ? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे सब कुछ तुम्हारा ही हो और तुम ही ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूँ। जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जाकर 2 बोरे आटा और 5 टीन घी और लाओ और आगे के लिए खबरदार, जो किसी ने मेरी बात काटी तो। कालिंदी ऐसा बोलकर अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी, शायद इतनी कठोरता से बोलने की आवश्यकता न थी। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए। और मुझसे इसलिए नहीं पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती है। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में किफायत पसंद न करूंगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस न होता। अगले दिन कालिंदी अपने कमरे में बैठी थी और लोग घर में आ रहे थे। तभी बड़ी बहू सुधा ने तिजोरी खोली। अच्छा, वो तिजोरी खोल रही है, पर मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली वो होती कौन है? कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए न निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं। ये मुझसे बर्दाश्त न होगा। क्यों बहू, तिजोरी क्यों खोलती हो? मैंने तो खोलने के लिए नहीं कहा। बाजार से सामान आया है, अब पैसे ना दें क्या? कौन सी चीज किस दाम में आई है और कितनी आई है, ये मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया? अब मैं क्या जानू किसने किया? जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला है रुपए लाकर दे दो, इसलिए रुपए लेकर जा रही हूँ। कालिंदी खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान, स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर वो कोठरी में बैठ गई
जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब एक एक की खबर लूंगी। कालिंदी कोठरी से सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। सभी लोग आंगन में खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन ये क्या, सबको ठंडी पूरियां दी जा रही हैं। ये सब बातें नाक काटने की हैं, लेकिन इन बच्चों को इसकी समझ कहाँ। और सहसा ही शोर मचा और लोग खाने से उठ रहे थे। अरे, लोग पंडाल से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? कालिंदी कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और उसने सोमनाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला, लोग उठे क्यों जा रहे हैं? सोमनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से खिसक गया। सहसा अमरनाथ मिला और कालिंदी ने उससे यही प्रश्न किया। मालूम हुआ है किसी के खाने में मरी हुई चूहिया निकल आई है। कालिंदी सर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया? सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वो अलग। सारे मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। सब एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। उसी वक्त कालिंदी झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह पर कालीख लगी कि या नहीं, या अभी भी कुछ कसर है? शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। तुम लोगों का क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने कलंकित किया है। पूरा शहर थू थू कर रहा होगा। सोमनाथ कुछ देर तक तो चुप खड़ा सुनता रहा। आखिर वो झुंझलाकर बोल ही पड़ा, अच्छा, अब चुप रहो अम्मा। भूल हुई हम सब मानते हैं, लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूल हो जाती है, अब किसी की जान तो नहीं ले सकते ना। हम क्या जानते थे कि राधा से इतना सा भी काम नहीं होगा। हाँ, इसे चाहिए था कि देखकर तरकारी हलवाई को देती, और उन्होंने भी टोकरी उठाकर डाल दी होगी। अब इसमें हमारा क्या दोष? राधा एक तरफ खड़ी रो रही थी। इसमें न हलवाई का कसूर है, न तुम्हारा न मेरा। ये संयोग की बात है। बदनामी भाग में लिखी थी, वो हुई, पर इसमें कैसी जग हंसाई और कैसी नाक कटाई। तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो अम्मा। और क्या, इसमें शर्म कैसी? किसी की चोरी की है क्या? ये खाना परोसने वाले भी निकम्मे निकले। चुपके से चूहिया निकालकर फेंक देते, किसी को खबर भी ना होती। क्या कहता है, मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? अरे माँ, क्या पुराने जमाने की बातें करती हो? इन बातों से धर्म नहीं जाता। ये धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए ना, इसमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और धोंदे तक तो किसी से बचते नहीं। जरा सी चूहिया में क्या रखा था? हे भगवान, अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे। कालिंदी सर पकड़कर अपने कमरे में चली जाती है। कालिंदी सर पकड़कर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही 2 महीने गुजर गए थे। एक रात चारों भाई अपने कमरे में बैठे गपशप कर रहे थे। बड़ी बहुएं भी वहीं थी। राधा के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ था। बाबा की बात तो बाबा के साथ चली गई। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम राधा का विवाह न करेंगे जो दहेज में पैसे मांगे। 5,000 तो बहुत बड़ी रकम है। किसी दूसरे वर की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक के हिस्से में 5-5 हजार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेग न्योछावर बाजे गाजे में उड़ा दें तो फिर हमारे पास क्या रहेगा? मुझे अपनी दुकान खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक भी पाई नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं। कम से कम साल भर तो घर से ही खाना पड़ेगा। अमरनाथ एक समाचार पत्र देख रहा था। आंखों से ऐनक उतारते हुए वो बोलता है, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई न कोई साझेदार तो मिल ही जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है। अभागी हो तो राजा के घर में भी दुख ही भोगेगी। सोमनाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा और बोला, फिर इसी साल हमें रामनाथ का विवाह भी तो करना है। रामनाथ सबसे छोटा था।
वो सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी धंधे में ना लग जाऊंगा विवाह का नाम भी ना लेना। और सच बोलूं तो मैं विवाह करना भी नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपये आप राधा के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद ये उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ दिया जाए। 10,000 कहाँ से आएंगे? मेरे हिस्से के रुपये दे दो। और शेष? मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। इतने स्वार्थी तो नहीं है वे लोग कि हमारी परिस्थिति न समझे। अगर वो 3,000 में संतुष्ट हो जाएं तो 5,000 में विवाह हो सकता है। सुनते हो भाई साहब इसकी बातें? अभी ये छोटा है, इसे क्या मालूम समय पर 1 रुपया भी 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में इनका नंबर आ जाए। उस वक्त सफर की तैयारियों में 4 से 5,000 रुपए लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? मैं ये नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। जो आप सही समझो वो करो। इस बात का ध्यान रखना कि राधा अच्छे घर जाए। ऐसा बोलकर रामनाथ वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। अरे इसे क्या पता, अच्छा घर दहेज देने से ही नहीं मिलता। जैसा सुधा ने कहा कि ये तो नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में ही राजी हो जाए। इस विवाह में 1,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। पंडित किशोरीलाल कैसे हैं? अरे बहुत अच्छे हैं। MBA BA न सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है उनकी। अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। अरे अम्मा की तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। बस मुरारी लाल के बेटे के नाम पर बैठी है। ये नहीं समझती कि वो जमाना नहीं रहा। उनको तो बस राधा मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। अम्मा अपने ना सारे गहने राधा को दे देंगी, देख लीजिएगा। अरे गहनों पर उनका पूरा अधिकार है। ये उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती हैं। स्त्री धन है तो क्या वो उसे लुटा देंगी? आखिर वो भी तो बाबा की ही कमाई है ना जी। 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाएं तो देख लेना, इन्हीं के बल पर ना वो राधा का विवाह मुरारी पंडित के घर ही करेंगी। अरे बाबा की मेहनत किसी और के घर क्यों जाए? अम्मा से गहने ले लेते हैं। हाँ, गहने 10,000 से कम के ना होंगे। एक दिन कालंदी रात को भोजन करके लेटी हुई थी कि विजयनाथ और अमरनाथ उसके पास आकर बैठ गए। दोनों ऐसे मुंह बनाए हुए थे मानो कि कोई भारी विपत्ति आ पड़ी थी। अरे तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो। क्या बोलूं, ये समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है। अमरनाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमा न करी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा ठुक जाएगी। अरे तो ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारे कैसे दिन आए हुए हैं। जमानत किसी तरह टल नहीं सकती क्या? मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत का क्या करूं। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वो सब कर ली। तुमने सोमनाथ को रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा क्या? उनका स्वभाव तो तुम जानती हो ना अम्मा। उन्हें रुपये अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। इसे चाहे काला पानी हो जाए, वो एक भी पाई ना देंगे। मैंने तो इनका इससे जिक्र ही नहीं किया। कालंदी ने चरपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ, देगा कैसे नहीं। रुपये तो इसी दिन के लिए होते हैं ना, कि गाड़ कर रखने के लिए। नहीं अम्मा, उनसे कुछ मत कहो। रुपए तो ना देंगे, उल्टा हाय हाय मचाएंगे। तो फिर जमानत का प्रबंध कैसे करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरवी रखकर जमानत दे दो। और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक भी शब्द न लिखोगे। नहीं अम्मा, तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान नहीं बचा सकता। 10-5 साल की ही तो कैद होगी, मैं झेल लूंगा। अरे कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा। मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? गहने इन्हीं दिनों के लिए तो होते हैं। जब तुम ही न रहोगे तो गहने लेकर क्या मैं आग में झोंकूंगी?
कालिंदी ने अपना पिटारा खोला और उसके सामने लाकर रख दिया। क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं। गहनों की तो क्या ही बात है। अरे अम्मा इतना कह रही है तो ले लो अमरनाथ, मगर याद रखो ज्यों ही हाथ में रुपये आ जाएं, गहने छुड़ाने पड़ेंगे। हाँ भैया मुझे पता है। दोनों ने गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। कालिंदी आंसू भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी। 3 महीने बीत गए। तीनों भाइयों ने गहनों को बेचकर सारे पैसे खा लिए और अब बहला फुसलाकर कालिंदी को बाग बेचने के लिए भी मना लेते हैं। एक दिन कालिंदी और बेटों की आपस में बहस हो गई। कालिंदी मुरारी लाल पर जमी हुई थी, लड़के किशोरी लाल पर अड़े हुए थे। माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद में। क्या 5,000 भी राधा का हिस्सा नहीं है? अम्मा राधा आपकी लड़की है तो हमारी बहन है। हम कोई ऐसी बात न करेंगे जिससे उसका अमंगल हो, लेकिन हिस्से की बात करती हो तो राधा का हिस्सा कुछ नहीं है। बाबा जब जीवित थे तब की बात और थी। वो उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। जो काम 1000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। वैसे भी एक विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा। 5,000 खर्च हो या 10,000, मेरे पति की कमाई है। मैंने मर मर कर जोड़ा है। अपनी इच्छा से करूंगी। मैं किसी से कुछ मांगती नहीं। 20,000 में 5,000 राधा का है। अम्मा तुम हमारी अनुमति के बिना उनसे कुछ नहीं खर्च कर सकती। क्या कहा? फिर तो कहना जरा। मैं अपने ही जोड़े रुपये अपनी इच्छा से खर्च नहीं कर सकती। वो रुपये अब तुम्हारे नहीं रहे, हमारे हो गए। तुम्हारे होंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद। बाबा के मरते ही अब वो सारे पैसे हमारे हो गए हैं अम्मा। अम्मा कानून कायदा तो जानती नहीं है, कुछ भी बोलती है। कालिंदी बहुत गुस्से में हो जाती है। भाड़ में जाए तुम्हारा कानून। मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे बाबा ऐसे कोई धन्ना सेठ नहीं थे। मैंने ही पेट और तन काट कर ये गृहस्थी जोड़ी है, नहीं तो आज बैठने की छांव भी न मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे पैसे नहीं छू सकते। मैंने तुम तीनों भाइयों के विवाह में 10,000 खर्च किए हैं, वही मैं राधा के विवाह में भी खर्च करूंगी। आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है अम्मा। आप खामखा अम्मा के मुंह लगते हैं भाई साहब। मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ राधा का विवाह न होगा। बस छुट्टी हुई। कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ में ही बहस करती है। अच्छा, क्या कानून है? जरा मैं भी तो सुनूं। कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। माँ का हक केवल दाल रोटी तक का ही है। किसने ये कानून बनाया है? हमारे ऋषियों ने। तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पल रही हूँ। तुम जैसा भी समझो। कालिंदी की आत्मा बहुत रो रही थी। मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने जन्म दिया, पाला भी, और आज तुम मुझे अपने कानून पर चलाना चाहते हो। अपना घर द्वार लो, मुझे किसी पर आश्रित बनकर रहना स्वीकार नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वारे अंधेर, मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छांव में खड़ी नहीं हो सकती। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। चारों युवकों पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर नहीं हुआ। कालिंदी उठकर अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेटी। पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे, उसको इस बात का अनुमान नहीं था। वहाँ अनाथों की भांति पड़ी हुई वो रोटियां खाए, ये उसकी अभिमानी प्रकृति के खिलाफ था। लेकिन लड़कों से अलग होकर रहे भी तो नाक किसकी कटेगी? संसार उसे थूके तो क्या और लड़कों को थूके तो क्या, बदनामी तो उसी की है। पूरी रात कालिंदी अपनी दशा पर रोती रही। सुबह कालिंदी अपने नियम के विरुद्ध
आज तड़के ही उठी। रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सारा घर सो रहा था और वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। पंडित जी उसे कभी इतनी सवेरे उठने नहीं देते थे। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और दाल चावल चूल्हे पर चढ़ाए। कुछ देर में लड़के जागे और बहुएं भी उठी। सभी ने बुढ़िया को सर्दी से सिकुड़े हुए काम करते देखा। आज इस बुढ़िया को क्या हो गया? लगता है अकल ठिकाने आ गई है इसकी। अच्छा है, अब घर का काम तो कम हुआ। आज से कालंदी का यही नियम हो गया। वो जी तोड़कर घर का काम करती और किसी से कुछ न कहती। 2 दिन के बाद किशोरी लाल से राधा का विवाह निश्चित हो गया। किशोरी लाल की उम्र 40 से कुछ अधिक ही थी। कुछ ही दिनों में विवाह का दिन आ गया। बारात आई, विवाह हुआ और राधा को विदा करने की तैयारी की गई। कालंदी के दिल पर क्या गुजर रही थी, इसे कोई नहीं जान सकता था। कालंदी ने किसी काम में दखल न दिया। कुछ ही देर में राधा के लिए द्वार पर डोली आ गई और कालंदी राधा को अपनी कोठरी में ले गई। राधा अपनी माँ के गले लिपटकर रोने लगी। कालंदी ने बेटी के आंचल में कुछ 150 रुपए और 2-4 मामूली गहने डाले। मन की मन में ही रह गई। नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता कि सब देखते। आज तक कालंदी ने अपने गहनों की बात किसी से न कही थी, लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम हुई। वो नहीं चाहती थी कि राधा सोचे कि अम्मा ने अपनी गहने बहुओं के लिए रख छोड़े। अम्मा, मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपयों के बराबर है। तुम इन चीजों को अपने पास रखो। न जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े। कालंदी कुछ कहना ही चाहती थी कि सोमनाथ ने आकर कह दिया, अरे क्या कर रही है राधा, चल जल्दी कर, विदाई का समय निकला जा रहा है। वो लोग हाय हाय कर रहे हैं, फिर तो 2-4 महीने में आएगी ही। जो कुछ लेना देना हो ले लेना। मेरे पास अब है ही क्या जो इसे दूंगी। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे। राधा विदा हो गई। ऐसे ही 1 साल बीत गया। कालंदी का कमरा घर में सबसे कमरों में बड़ा और हवादार था। कई महीनों से उसने उसे बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी। कुछ दिन के बाद सावन की झड़ी लगी हुई थी। कालंदी ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया, फिर आग जलाई और चूल्हे पर दाल चढ़ा दी। रामनाथ को काम पर जाना है, जल्दी से नदी से पानी भर लाती हूँ। कालंदी नदी से पानी लाने के लिए चल पड़ती है। अरे रहने दो अम्मा, मैं पानी भर कर ले आऊंगा। कालंदी ने आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। अम्मा तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। मैं बीमार ना पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। सोमनाथ और अमरनाथ वहीं बैठे हुए थे। अमरनाथ के औषधालय में कुछ आमदनी न होती थी, इसलिए वो बहुत चिंतित था। जाने भी दो भैया, बहुत दिनों से बहुओं पर राज कर चुकी है, उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समुद्र हो। क्षितिज के सामने के कूल से मिला हुआ था। किनारों के वृक्षों की केवल फुनगियां पानी के ऊपर रह गई थी। घाट ऊपर तक पानी में डूबे हुए थे। कालंदी कलसा लिए नीचे उतरी, पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पांव फिसला, संभल न सकी और पानी में गिर पड़ी। पल भर उसने हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गई। किनारे पर 2-4 आदमी चिल्लाए, अरे दौड़ो दौड़ो, वो बूढ़ी अम्मा डूबी जा रही है। 2 आदमी दौड़े भी, लेकिन कालंदी लहरों में समा गई थी। उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर ही हृदय कांप उठता था। ये बुढ़िया कौन थी? अरे वही पंडित रुद्रनाथ की विधवा है। रुद्रनाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था। उनके तो बड़े बड़े लड़के हैं और सब कमाते हैं। हाँ सब है भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है।